नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पिनराई विजयन बने केरल के मुख्यमंत्री। 18 कैबिनेट मंत्रियों ने भी ली शपथ। 2 महिलाओं समेत 13 नए चेहरों को मौका। बीजेपी ने पूर्वोत्तर में बनाया गैर कांग्रेसी दलों का गठबंधन। अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम के मुख्यमंत्री भी शामिल। विपक्ष ने उठाए नीयत पर सवाल। पहली कैपिटल गुड्स नीति को कैबिनेट की हरी झंडी। अगले 1 दशक में 2 करोड़ नए रोजगार के अवसर। 6 नए आईआईटी को भी मंजूरी। डीम्ड यूनिवर्सिटी के नए मानकों को यूजीसी की मंजूरी। मान्यता के लिए ग्रेजुएशन और पीजी का 3 साल का अनुभव जरूरी। सरकारी दखल कम करने पर जोर। चीन में भारतीय उत्पादों को आसानी से पहुंचाने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जोर। ग्वांगझू में चीन के कारोबारियों को निवेश का न्योता। हर संभव मदद का वादा। और आइए देखते हैं पहली खबर। अब उन्हीं संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा जो पिछले 3 साल से छात्रों को पढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए नए नियम तैयार किए हैं और इसका मकसद गुणवत्ता बढ़ाकर सरकारी हस्तक्षेप को कम करना है। यूजीसी ने डीम्ड विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए पुराने नियमों में एकरूपता लाने की कोशिश की है। पिछले 3 साल से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा दे रहे संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय माने जाएंगे। डीम्ड विश्वविद्यालय में कुल निर्माण क्षेत्र का कम से कम 40% खुला स्थान होना चाहिए। एक छात्र के हिस्से में न्यूनतम 10 वर्ग मीटर जगह आनी चाहिए। प्रशासनिक भवन 1000 वर्ग मीटर, अकादमिक इमारत और पुस्तकालय 2000 वर्ग मीटर और लेबोरेटरी 15000 वर्ग मीटर में होनी चाहिए। जो मिनिमम अब इन लोगों ने दिया है कि किसी भी कोर्स को कम से कम 3 साल तक जब तक नहीं चलाएंगे तब तक उसकी मान्यता डीम्ड यूनिवर्सिटी की नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं कि दिस इज अ गुड स्टेप, क्योंकि पहले हम लोग देख चुके हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत सारी सैकड़ों के तादाद में यूनिवर्सिटीज बन गई थी और उनको बाद में सबका जो है ये वापस लेना पड़ा स्टेटस। नए नियमों के मुताबिक हर 3 साल में पाठ्यक्रमों की समीक्षा होगी। उन्हीं डीम्ड विश्वविद्यालयों में सरकारी सदस्य नामित किए जाएंगे जिन्हें 50% या इससे अधिक सरकारी मदद मिलती है। गड़बड़ियों की शिकायत मिलने पर कुलपति को हटाने का प्रावधान भी है। रैगिंग, भेदभाव और लैंगिक समानता के लिए अलग अलग सेल बनाने होंगे। यौन शोषण को रोकने के लिए आंतरिक समिति का गठन करना होगा। पूरी तरह से फ्रीडम नहीं चलेगा और आपके कैंपस में क्या होता है उसको गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी और देखेगी, क्योंकि फाइनली गवर्नमेंट को जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को देखना है। मेरी समझ से इन सब का फोकस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना और मेंटेन करना है। कई संस्थानों ने नियमों में बदलाव की मांग की थी। नए नियमों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विचार होगा और फिर इन्हें लागू किया जाएगा। देश में फिलहाल 94 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। नवविक्रम सिंह के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेलीग्राफ से असिस्टेंट एडिटर वसंत मोहंती। वसंत, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो रूलिंग्स, जो एक नॉर्म्स हैं, इनको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है सरकार को या फिर संस्थान को? देखिए, ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो रेगुलेशन जो फिलहाल था 2010 से, तो उसमें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी, कोई ट्रस्ट और सोसाइटी डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है नया, और उसको डी नोवो कैटेगरी में वो अप्लाई करना चाहता है। 2 कैटेगरी होता है कि डी नोवो होता है और एक रेगुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है। डी नोवो होता है कि जो नया इंटरेस्टिंग कोर्सेज को स्पेशलाइज्ड कोर्सेज देते हैं उनको डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्टेटस दिया जाता है। तो 2010 का रेगुलेशन का अंदर एनी सोसाइटी और ट्रस्ट कुड हैव सेट अप ए डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर डी नोवो कैटेगरी विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। किसका कुछ बिल्डिंग ना हो, कोई कैंपस 4 कमरे हो, 2 कमरे हो, आप खोल लीजिए। नहीं, कमरे की जरूरत भी नहीं। आप एक लैंड आप ले लिया,
और आपने देखा है कि ये लैंड हमने ले लिए हैं और इसको हम यहाँ बनाना चाहते हैं, एक डी नोवो हमारा ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है, तो डी नोवो में आप अप्लाई कर सकते थे और आपका प्रपोजल को देख के यूजीसी कुछ डिसीजन उसमें ले सकता था। ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर एक्चुअली कॉलेजेस जो जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वही अप्लाई करते हैं, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी था। तो इसमें अभी ये किया गया है कि दैट आपको 3 साल कम से कम एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। नहीं, कोई भी कोर्स जो है आप वो कम से कम 3 साल से रन कर रहे हो, 3 साल से आप रन कर रहे हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसका बाद आप को डी नोवो में आपको स्टेटस मिल सकता है। आप एक पहले इंस्टीट्यूट बनाने पहले आप एक लेटर ऑफ इंटेंट आपको देना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो, उसमें आपका इंटेंशन, आपका ऑब्जेक्टिव सब क्लियर रहेगा। और आप उसका बाद फिर 3 साल सरकार आपको देगा कि आप 3 साल में जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फैकल्टी जितना आपको अपॉइंटमेंट करना है वो सब आप 3 साल में पूरा करिए, 3 साल आप पूरा रन करिए, उसका बाद ये डी नोवो भी मिलेगा। पहले ये ना था नहीं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई, हमको नहीं लगता है कि ऐसा कभी हुआ है कि कोई एक इंस्टीट्यूशन जिसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो उसको डी नोवो मिल गया हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी था। लेकिन देश में बड़े पैमाने पर मैं कहूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी खुली और मैं कहूँ कि हज़ारों यूथ को एक तरीके से उनके सपनों को लूटा गया। क्या नॉर्म्स में कहीं ये भी लूप होल थे कि जिसके चलते आप एडमिशन ले रहे थे, फैकल्टी नहीं थी या वो जो सिस्टम चाहिए था उसकी आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन आप यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं? देखिए, जो सब डीम्ड यूनिवर्सिटी खोला है ये ज़्यादातर खोला है 2010 से पहले। 2010 में इन्होंने जो रेगुलेशन लाए हैं उसमें उसका बाद काफ़ी खोला नहीं, 1-2 सरकारी जो है निपटे में हो वगैरह, वो कुछ 1-2 खुले होंगे, लेकिन ज़्यादा खुले नहीं। जो 2010 से पहले जो खुला है तो उसमें ये जो यूजीसी का एक्ट का प्रोविज़न है कि यूजीसी का एक्ट में अगर कोई इंस्टीट्यूशन डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहता है तो वो सरकार को अप्लाई करेगा, आप सरकार उसको फॉरवर्ड करेगा यूजीसी को, यूजीसी विल एग्जामिन एंड मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल ग्रांट द स्टेटस। सो अंडर दैट देयर इज अ डिस्क्रिशनरी पावर विथ द गवर्नमेंट एंड द यूजीसी टू ग्रांट द डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या स्टेटस। ये डिस्क्रिशनरी पावर अब नए रूलिंग्स में है? 2010 में काफ़ी वो डिस्क्रिशनरी पावर कम हो गया, लेकिन ये जो नया जो अभी जो हुआ है इसमें 2-3 चीज चेंज हुआ है। 2010 का रूल काफ़ी डिस्क्रिशनरी पावर को चेक किया है, हर्ट कर दिया, बट उसका बाद भी ये 2-3 चीज इसमें हुआ है। तो एक है कि लेटर ऑफ इंटेंट और 3 साल आपको इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए, उसका बाद फिर आपको डी नोवो मिलेगा। उस 2010 का रेगुलेशन में एक था कि आपका एडिक्वेट फैकल्टी होना चाहिए। एडिक्वेट क्या है वो डिफाइन नहीं किया गया था। एडिक्वेट ये बहुत सब्जेक्टिव था। तो एडिक्वेट जो कोई यूजीसी को कुछ लग सकता है, यूनिवर्सिटी को कुछ लग सकता है, गवर्नमेंट को कुछ, मतलब एक तरीके से नो डेफिनेशन व्हाट इज एडिक्वेट। नाउ दैट एडिक्वेट थिंग हैज बीन डिफाइंड इन द न्यू रेगुलेशन। द न्यू रेगुलेशन सेज एडिक्वेट मीन्स जो यूजीसी का जो एक रेगुलेशन, यूजीसी का एक दूसरा रेगुलेशन है अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स के लिए, उसका उसमें डिफाइन किया गया है एक डिपार्टमेंट खोलना है तो आपका एक प्रोफेसर होना चाहिए, 2 एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज एडिक्वेट। तो एक नया कोई डिपार्टमेंट कोई खोलता है, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलना चाहता है, उनका 5 डिपार्टमेंट है तो 5 डिपार्टमेंट कम से कम ये रेशियो में टीचिंग पोस्ट होना चाहिए। तो ये अभी डिफाइन किया गया है एडिक्वेट। लेकिन इसमें एक लूप होल फिर भी है। उसमें ये है कि कई सारा यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये देखा जाता है कि जब कोई टीम इंस्पेक्शन में आते हैं तो ये ऐसे फॉल्सली हायर कर लेते हैं और इंस्पेक्शन का बाद उनको वो सैक कर देते हैं। और वो जो हायर होता है उसको भी मालूम है कि वो 1 महीना के लिए टाइमिंग के लिए उसको हायर किया गया है। तो विद द नॉलेज ऑफ द पर्सन हु इज बीइंग हायर्ड एंड हु इज हायरिंग, दिस काइंड ऑफ माल प्रैक्टिसेस हैपन। उसको चेक करने के लिए ये रेगुलेशन में है नहीं। दैट लूपहोल इज स्टिल देयर इवन टुडे। एक लास्ट सवाल, जो सरकार ये कह रही है, फिर जो इसके जरिए कोशिश की जा रही है कि यूनिवर्सिटीज़ में सरकारी दखल को कम करने का प्रयास होगा, जो नए रेगुलेशन है कैसे ऐसा दिखता है आपको, और क्या वाकई कम दखल ज़्यादा अच्छा हो सकता है या फिर दखल ज़रूरी है? नहीं, दखल जो है ये दखल को मतलब जो डिस्क्रिशनरी पावर जो मैं बोला कि पहले से चेक हुआ है, और इसमें काफ़ी सारा भी डिस्क्रिशनरी जो कुछ वर्ड भेग था जैसे कि एडिक्वेट फैकल्टी, उसको थोड़ा डिफाइन किया गया है।
तो थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ है। लेकिन ये तो कहना मुश्किल है कि सरकार दखल नहीं कर पाएगा। और अगर कोई ऐसा कुछ सिचुएशन हो, यूजीसी एक्ट में प्रोविजन है कि अंडर सेक्शन 20 गवर्नमेंट डायरेक्शन दे देगा यूजीसी को, और यूजीसी मानने के लिए तो हाँ कंपलसरी है यूजीसी के लिए। तो अगर कोई सरकार चाहे तो कुछ डायरेक्शन ऐसा दे सकता है, ऐसा प्राबंधी है नहीं। तो लेकिन इसमें और एक दूसरा है, जो लेटर ऑफ इंटेंट जो नया यूनिवर्सिटी जो 3 साल का बाद जिनको मिलेगा, उनमें एक इनको और अगर ये रख सकते थे रिक्वायरमेंट तो बेहतर होता। जैसा ये जनरल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रखे हैं कि नैक का एक एक्रेडिटेशन जरूरी है, ऐसा एक एक्रेडिटेशन रिक्वायरमेंट अगर ये डी नोवो कैटेगरी में रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। चलिए बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तकनीकी जो इसके पॉइंट्स हैं सामने रखे हैं। बहुत शुक्रिया आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। केरल की कमान पिनराई विजयन ने संभाल ली है। मुख्यमंत्री विजयन के साथ कैबिनेट के 18 मंत्रियों ने भी शपथ ली। केरल सरकार की नई कैबिनेट में 13 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी हैं। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल हॉल में बुधवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में सीपीएम के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रकाश कारात और वीएस अच्युतानंदन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। പിണറായി വിജയനായ ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും। मुख्यमंत्री के साथ केरल कैबिनेट के 18 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें सीपीएम के 12, सीपीआई के 4 और सहयोगी दलों के 3 सदस्य शामिल हैं। विजयन की कैबिनेट के खास नामों पर नजर डालें तो सीपीएम के ईपी जयराजन को उद्योग और खेल मंत्रालय, टीएम थॉमस को वित्त मंत्रालय, के शैलजा को स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग, ए बालन को सांस्कृतिक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। वहीं सीपीआई के ई चंद्रशेखरन को राजस्व विभाग, वीएस सुनील कुमार को कृषि, पी तिलोत्तमन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला है। इसके अलावा कांग्रेस सोशलिस्ट के रामचंद्रन को जहाजरानी, जनता दल सेकुलर के मैथ्यू टी थॉमस को सिंचाई और एनसीपी के ए शशिचंद्रन को परिवहन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। सीपीएम के पी रामकृष्णन को विधानसभा स्पीकर और सीपीआई के वी सासी डिप्टी स्पीकर होंगे। इससे पहले मंगलवार को एलडीएफ ने घोषणा की थी कि वो राजकीय कोष की बचत पर जोर देगी, जिसके तहत मंत्रियों के स्टाफ में कटौती की जाएगी। साथ ही मंत्रियों के घरों की सजावट पर भी फिजूल खर्ची नहीं करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस बात का भी ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अमित अरोड़ा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन बनाया है और इसका मकसद पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में तेजी और एनडीए दलों के बीच तालमेल बताया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए हर मुमकिन मदद दी जाएगी और इसके लिए फंड की कोई भी कमी नहीं होगी, लेकिन विपक्ष गठबंधन की मंशा पर सवाल उठा रहा है। असम में पहली बार सरकार बनाने के साथ ही बीजेपी पूर्वोत्तर राज्यों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। इसके लिए गैर कांग्रेसी पार्टियों का गठबंधन बनाया गया है। इसे पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन का नाम दिया गया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसका मकसद पूर्वोत्तर राज्यों का तेजी से विकास और केंद्र सरकार के साथ सहयोगी दलों से बेहतर तालमेल बनाना है। We will try to
grow together as a Northeast, and under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah, this platform will work together to ensure that Northeast become one of the growth engine, rather a dark growth engine for the country. मंगलवार को सर्बानंद सोनोवाल के असम के मुख्यमंत्री बनने के कुछ घंटों बाद बीजेपी ने इस नए मंच का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में असम के मुख्यमंत्री के अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कालिखोपुल, नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग और सिक्किम के मुख्यमंत्री पीके चामलिंग शामिल थे। This is a great decision for the overall growth of Northeast, and we have accepted it and we will welcome. We are sure that with this particular platform, Northeast will prosper in a bigger way. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल गठबंधन और इसके मकसद पर संदेह जता रहे हैं। दोनों, चाहे वो हमारा एनपीएफ हो या चाहे हमारा जो सिक्किम के जो सरकार है, चामलिंग साहब की सरकार, दे वर विद द यूपीए। ये आइडिया कि हम एक नॉर्थ ईस्ट का फ्रंट बनाने जा रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटेशन है उनका। इस एक्सपेरिमेंट में वो कहाँ तक के सफल होते हैं, ये समय बताएगा। पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं, इसमें से मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में कांग्रेस और त्रिपुरा में वामदल की सरकार है। ऐसे में केवल आधे राज्यों के गठबंधन में शामिल होने से पूरे पूर्वोत्तर में विकास की रफ्तार कैसे बढ़ेगी, ये केंद्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कैबिनेट ने आज पूंजीगत सामानों यानी कैपिटल गुड्स से जुड़ी नीति को मंजूरी दी। देश में पहली बार ये नीति बनी है। इसका मकसद साल 2025 तक पूंजीगत सामानों का उत्पादन बढ़ाकर 7,50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। फिलहाल देश में 2,30,000 करोड़ रुपए के कैपिटल गुड्स का उत्पादन होता है। वहीं कुल उत्पादन में पूंजीगत सामानों का हिस्सा 12% से बढ़ाकर 20% करना है। सरकार अगले एक दशक में 2 करोड़ से अधिक रोजगार के मौके पैदा करना चाहती है। कैबिनेट ने 6 नए IIT को भी मंजूरी दी। नए IIT तिरुपति, पलक्कड़, धारवाड़, भिलाई, गोवा और जम्मू में बनेंगे। वहीं धनबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस को IIT का दर्जा दिया जाएगा। कैबिनेट ने हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज भी माफ कर दिया है। 4 साल के बाद तेल और गैस ब्लॉक की फिर से नीलामी होने जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 46 ब्लॉक को नीलामी के लिए रखा है। इन ब्लॉक में 67 जगहों पर तेल और गैस मिलने की उम्मीद है। इनसे सरकार को 70,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। तेल और गैस खनन के लिए 20 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। कंपनियों को कीमत तय करने और इसे बेचने की अनुमति होगी। 9 महीने पहले कैबिनेट ने नीलामी नीति को मंजूरी दी थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2004 में दिल्ली विधानसभा भंग करने की वजहों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि उपराज्यपाल को ऐसी कोई छूट नहीं कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक न करें। ऐसी छूट सिर्फ राज्यपाल के पास है। आयोग ने 30 दिन के भीतर रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। दरअसल नवंबर 2014 में दिल्ली विधानसभा भंग की गई थी। केंद्र में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार की सफलताओं को सामने रखने के लिए कई कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य शिरकत करेंगे। विपक्षी दलों ने 2 साल के शासन को निराशाजनक बताया है। 26 मई से 10 जून के बीच एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए 200 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को सहारनपुर में रैली से होगी। मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ एनडीए के सांसद अपने क्षेत्रों में जनता को सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। जो बेनिफिशरीज हैं विभिन्न योजनाओं के, उनके सम्मेलन हो सकते हैं। कुछ किसान सम्मेलन, कुछ युवा सम्मेलन, कुछ महिला सम्मेलन, इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। 28 मई को इंडिया गेट पर खास कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इसके लिए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनाई गई है। शो के दौरान स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और ग्रामीण विद्युतीकरण की सफलताएं बताई जाएंगी। उधर विपक्षी दल सरकार की नाकामियां गिनाने में लगे हैं। पिछले 2 साल में जो टूटे हुए वादों की कहानी है
जो अच्छे दिन के सब्ज बाग दिखाए थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और किस तरह लोगों में एक निराशा का वातावरण है, ये उसका उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। वो कहीं भी उनका रोड मैप भी नहीं दिखता, वो कैसे पूरी होंगी। जैसे गंगा की सफाई है, किसानों की उत्पादन के 1.5 गुना दाम देंगे, बेकार और बेरोजगार नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। पिछले साल भी एनडीए सरकार ने अपने 1 साल पूरे होने पर साल 1 शुरुआत अनेक नाम से जश्न मनाया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। 28 मई को इंडिया गेट पर होने वाले कार्यक्रम से पहले विवाद हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन को दी गई है, जबकि उनका नाम पनामा पेपर लीक में आया है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने सफाई देते हुए कहा है कि वो पूरे कार्यक्रम की मेजबानी नहीं करेंगे, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम पेश करेंगे। Does it not also send a signal to the investigation agencies not to proceed against those who are under suspicion for having stashed black money abroad in income tax in foreign bank accounts abroad? He's part of a function where he's talking about educating the girl child. That's not a political event. विदेश मंत्रालय ने अफ्रीकी देशों के नागरिकों को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है। हाल ही में कांगो के नागरिक मंसूदा केताडा ओलिवर की दिल्ली में हुई हत्या मामले की जांच आगे नहीं बढ़ने पर अफ्रीकी देशों ने तीखी नाराजगी जताई थी। इसके बाद विदेश मंत्री ने अफ्रीकी नागरिकों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी इस मामले में अफ्रीकी मिशन प्रमुखों से आज मुलाकात की। NEA got in touch with Delhi police, which acted promptly. 2 suspects have already been arrested, while 1 is on the run. We will ensure that justice is done and stringent punishment is given to those involved in the attack. External Affairs Minister Srimati Sushma Swaraj is personally monitoring the matter. She has requested the Lieutenant Governor of Delhi to ensure that this case is tried by a fast-track court, and the Lieutenant Governor has assured her that this will indeed be done. बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे हत्या में इस्तेमाल हथियार और बाइक बरामद की गई है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। हत्याकांड में मुख्य शूटर रोहित की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी हत्या की वजहों का पता नहीं चला है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हत्या में बरामद पिस्टल और कारतूस की जाँच के लिए इसे फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। इस मामले की CBI ने भी प्रारंभिक जाँच शुरू कर दी है। 13 मई की रात सीवान के टाउन थाना क्षेत्र में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजस्थान का पश्चिमी इलाका भीषण सूखे और जल संकट से जूझ रहा है। उस पर लगातार चढ़ते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अजमेर की कराटी पंचायत, जो केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री का गांव है, वहां भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सूखे नल, खराब पड़े हैंडपंप, प्यासे लोग, ये तस्वीरें अजमेर के खेड़ी गांव का दर्द खुद बयां कर रही हैं। करांटी पंचायत में आने वाले इस गांव की आबादी करीब 1,500 है, लेकिन यहां सारे जल स्रोत सूख चुके हैं। जो हैंडपंप चल रहे हैं उनमें भी कम पानी आता है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भारी गर्मी के बावजूद महिलाओं को पानी जुटाने के लिए भटकना पड़ता है। पानी फेमल कहीं भी सुविधा को नहीं, पानी भी सूखियो न तो हेडपंप में पानी न नल में पानी बिल्कुल आपको न मांग फेमल की सुविधा न चरा काम कहीं भी को न लोग सब करे बैठ रहे। जानवरों में पालने में दिक्कत है, न चारों मन का सब बात में परेशान हो रहा। करांटी पंचायत में गोपालपुरा गांव भी आता है, जो केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सांवरलाल जाट का गांव है, लेकिन इलाके के पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। साहब हमारे खेती बाड़ी की दिक्कत ये है कि पानी नहीं है, नहीं कुएं में पानी है, नहीं गवर्नमेंट से कोई पानी मिल रहा है, तो खेती बाड़ी किससे करें। जैसे हमारे पशु है, उसको खिलाने के लिए चारा नहीं है, पानी होता तो हम कुछ भी करके उसको पालन पोषण का कुछ भी करते थे, लेकिन वो भी हमारी समस्या है। पानी और चारे की समस्या के लिए जो हमारी संस्था APS ये काम कर रही है, ये क्या चरागा विकास और जल संसाधन। अब जल संसाधन का काम अगर अच्छा होगा, तालाब नाडियों में पानी आने की जगह क्लियर होगी, बराबर पानी आता रहेगा, तो भू जल स्तर बढ़ेगा
और जानवरों के लिए पीने के नाडियों में पानी रहेगा, और कई तो गांव वालों के पीने के लिए यही स्रोत है। केंद्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए राजस्थान को 1345 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राजधानी जयपुर से राहत के तमाम दावे किए गए हैं, लेकिन सुदूर गांवों तक ये पहुंच नहीं पाई हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, अजमेर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चीन में भारतीय उत्पादों की आसान पहुंच पर जोर दिया है। चीन दौरे पर उन्होंने कहा कि चीनी निवेशकों को भारत में हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को चीन के ग्वांगझू में भारत चीन बिजनेस फोरम की बैठक में शिरकत की। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन दूर करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय दवाइयों और IT उत्पाद की चीन में आसान पहुंच होनी चाहिए। इंडिया वुड लाइक टू सी ए ग्रेटर मार्केट फॉर आवर प्रोडक्ट्स इन चाइना, particularly in sectors where we have natural complementarities and competitive edge. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में निवेश करना चीन के निवेशकों के लिए मुनाफे का सौदा है। उनके मुताबिक चीन की कंपनियां भारत के औद्योगिक गलियारे से लेकर स्मार्ट सिटी तक में पैसा लगा सकती हैं। To realize the full potential of our economic partnership, it is important to bridge the information gap between our business communities. We are committed to providing a conducive environment for more investments from China. बिजनेस फोरम में दोनों देशों के उद्योगपति शामिल हैं। भारत और चीन के बीच पिछले साल 71 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में कुछ और अहम खबरें संक्षेप में। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह ने यूपी से और बीजेपी के पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र से नामांकन दाखिल किया है। 11 जून को कुल 57 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें 11 सीटें यूपी की और 6 सीटें महाराष्ट्र की शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने आफ्स्पा कानून को लेकर विधानसभा से वॉकआउट किया। इसके अलावा विपक्ष के विधायकों ने गुर्जर समुदाय पर बयान के लिए वन मंत्री लाल सिंह का इस्तीफा भी मांगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भूकंप से निपटने की तैयारियों पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि अवैध निर्माण और बिल्डिंग बायलॉज को लेकर सरकार की क्या तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी मनोरंजन सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल की न्यायिक हिरासत 7 जून तक बढ़ा दी गई है। दोनों को फरवरी में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अयोध्या में बजरंग दल की कथित मॉक ड्रिल मामले में पुलिस ने बजरंग दल के 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। फैजाबाद के SSP ने इस बात की जानकारी दी। 10 मई को बजरंग दल के मॉक ड्रिल की खबर सामने आई थी। केंद्रीय मंत्रियों मेनका गांधी और नितिन गडकरी ने बुधवार को महिलाओं के लिए विशेष बसों का उद्घाटन किया। CCTV कैमरों से लैस इन बसों में वीडियो रिकॉर्डर, GPS और पैनिक बटन लगे हैं। बसें दिल्ली से जयपुर के बीच चलेंगी। तमिलनाडु में AIADMK विधायक SM सीनीवेल का निधन हो गया। सीनीवेल ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की तिरुपुरम कुंद्रम सीट पर जीत हासिल की थी। तालिबान ने मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत के बाद हिबतुल्लाह अखुंज़ादा को प्रमुख घोषित किया है। मुल्ला अख्तर मंसूर की हाल ही में अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हुई थी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन प्राइमरी में सीट हासिल की है। इस जीत के साथ ट्रंप के 1229 डेलीगेट्स हो गए हैं। उन्हें रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन हासिल करने के लिए महज 8 डेलीगेट और चाहिए। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।